हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में। और जैसे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस करी हैं प्लैनेट्स के बारे में, मून हो चाहे सन हो, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिस एक प्लैनेट के बारे में मैंने एक्यूमुलेट करी है वो जुपिटर है। क्यों? क्योंकि नेचुरली एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का मतलब होता है एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक्सपैंड कर देना। तो नेचुरली जुपिटर की जो नॉलेज है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक ये जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कंप्राइज एंड बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखने की। लेकिन अभी जो प्लैनेट्स की हम सीरीज़ कवर कर रहे हैं, प्लैनेट्स की सीरीज़ के अंदर जो वीडियो है वो लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जब हम पॉइंट बाय पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो वो रीडिंग्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट होती जाएंगी। लेकिन अभी आपको प्लैनेट्स के बारे में इन डेप्थ समझना है ताकि आपको बेसिकली पता चल जाए कि आप किस एक चीज़ से यहाँ पे डील कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जुपिटर है क्या। और जुपिटर के बारे में आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करेंगे अगर आप जुपिटर को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। ये चीज़ एक मेकिंग एंड ब्रेकिंग पॉइंट होता है जो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। अगर किसी को भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाया जाए और उनके चार्ट में जुपिटर प्रोमिनेंट हो तो लोग नेचुरली कहते हैं जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है अकल्ट में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, टीचिंग में हो, फाइनेंशियल सेक्टर्स में हो, या आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर मदरली वाइब्स होंगी, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। ये चीज़ें फॉल फ्लैट हो जाती हैं, टोटली रॉन्ग हो जाती हैं अगर आप जुपिटर के सारे साइड्स को ना कंसिडर करें, अगर आप जुपिटर के सारे पॉइंट्स को डिस्कस ना करें, अगर आप जुपिटर की स्ट्रेंथ को चार्ट के अकॉर्डिंग ना देखें, और अगर आपको बृहस्पति की पूरी स्टोरी ना पता हो। बेसिकली अगर किसी के चार्ट में जुपिटर प्रोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो नेचुरली वो इंसान कंट्रोल फ्रीक भी होगा। और ऐसा क्यों होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जुपिटर के बहुत सारे साइड्स होते हैं जिनको समझना चाहिए। और एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, छोटा सा काम मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आपको जो जुपिटर है वो वामना अवतार है। एस्ट्रोलॉजिकली जो एक वामना अवतार है, आपको उसकी स्टोरी पढ़नी चाहिए गूगल पे, जहाँ पे भी आपको मिले। वामन बोल सकते हैं या वामना अवतार बोल सकते हैं। वो जो वामना अवतार है उसको हम रिलेट करते हैं जुपिटर के साथ। तो अलग अलग जो अवतार हैं उनको अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कंसिडर किया गया है। वो भी मैं डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी सारे अवतार कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन आपको जुपिटर को समझने के लिए वामना अवतार को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जुपिटर है क्या। अगर हमारा जो सोल है वो सन कंट्रोल करता है तो जुपिटर जीवात्मा है, प्राण शक्ति है। जो ऑक्सीजन का एरिया है, जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है, वो मर्क्यूरी रूल करता है। लेकिन ब्रीदिंग के अंदर जो शक्ति है, ऑक्सीजन के अंदर जो शक्ति है जो हमको अलाइव रख रही है, वो जुपिटर है। तो जुपिटर मेनली जीव शक्ति है हमारी। और एक और चीज़, एक टिप है यहाँ पे, अगर आपको कभी किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बिल्कुल समझ में ना आए और आप उस चीज़ से बिल्कुल रिलेट ना कर पा रहे हो जो आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हो, तो सिंपली आप क्या करें, उसके जुपिटर को असेंडेंट बना दीजिए, जुपिटर को लग्न बना दीजिए। ये एक छोटी टिप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं एकदम एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट प्रेडिक्शन के लिए। क्योंकि चार्ट के अंदर जो जुपिटर होता है वो आप होते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं, चार्ट के अंदर जो मून है या जो सन है उससे हम आपको देख सकते हैं। नहीं, अगर आप अपने चार्ट में लग्न में जुपिटर को प्लेस कर दें और वहाँ से चार्ट स्टडी करें, आपको एग्जैक्टली सारी प्रिडिक्शंस अपने बारे में देखना बहुत ईजी हो जाएगा, या किसी और के बारे में भी। तो ये एक छोटी सी टिप है। दूसरा, अगर हम जुपिटर को प्राण शक्ति कह रहे हैं तो नेचुरली तो जुपिटर है वो बायोलॉजी है। तो अगर किसी के चार्ट में जुपिटर प्रोमिनेंट है तो नेचुरल इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ होगा। दूसरा जो एरिया जुपिटर रूल करता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक्स। तो ये भी एक एरिया है जिसको जुपिटर रूल करता है, जिसके साथ हम जुपिटर को रिलेट करके देखते हैं। अब बेसिकली हम हमेशा कहते हैं जो जुपिटर है वो गुरु है। गुरु का मतलब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टूड टर्म है। गुरु का मतलब बेसिकली वो नहीं है जो आपको कुछ सिखा रहा हो या आपको कुछ पढ़ा रहा हो, वो इंसान टीचर है। अभी मैं आपको कुछ समझा रही हूँ या सिखा रही हूँ तो मैं गुरु के लेवल पे नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। प्रोफेसर हो सकता है इंसान, लेक्चरर हो सकता है, लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु, अगर आप गुरु वर्ड को आधा आधा स्प्लिट कर दें, गु का मतलब होता है लाइट और रू का मतलब होता है स्पिरिट। तो यहाँ पे अगर आपकी स्पिरिट को कोई सही पाथ दिखा सकता है, लाइट दिखा सकता है, वो इंसान गुरु की कैटेगरी में आता है। और आजकल हम गुरु वर्ड को बहुत ज़्यादा लाइटली यूज़ कर देते हैं कि वो हमारे गुरु हैं या वो हमारे गुरु हैं। नहीं, गुरु का मतलब बेसिकली होता है अगर कोई इंसान आपके सोल को इस कदर प्योरीफाई कर दे कि आप एक लाइट के पाथ पे चलने लग जाएं, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाएं लिटरली,
तो वो इंसान आपके लिए गुरु है, वो इंसान आपका गाइड है। उसके अलावा हर कोई टीचर हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, लेकिन जो गुरु है वो एक अलग रेल्म है। और एक और चीज़, अब तक हमने जितने भी सात्विक ग्रह पढ़े हैं, सन, मून एंड जुपिटर, जुपिटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सात्विक प्लैनेट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सारे जितने भी सात्विक प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा सात्विक कौन सा प्लैनेट है, तो वो बृहस्पति है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो जुपिटर है, जो जितने भी गॉड्स होते हैं, जितने भी देव होते हैं, उनको जो भी तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी होती है, जो भी तरीके का उनको कोई रूल या रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस अपडेट करनी होती है, तो वो गुरु से लेते हैं, मतलब जुपिटर से लेते हैं। तो जुपिटर का जो एक पोजीशन है वो बहुत हाई है और इसीलिए जुपिटर को वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन बेनिफिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके चार्ट में जुपिटर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स देगा। अलग अलग साइन के अंदर, अलग अलग नक्षत्र के अंदर आपको गुरु का अलग अलग एक कैरेक्टर और अलग अलग रूप नजर आएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम जुपिटर को हर एक प्लैनेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, हर एक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिलहाल हम जुपिटर को स्टडी कर रहे हैं। तो जो जुपिटर है बेसिकली हमारे पास्ट में हमने जितनी भी नॉलेज को एक्वायर किया है, कर्मों को नहीं, नॉलेज को, वो सारी नॉलेज जुपिटर की है। कभी कभी नेचुरली आप कोई शब्द सुनते हैं, चाहे वो शब्द कितना ही डिफिकल्ट हो, लेकिन आपके माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस शब्द का मतलब ये हो सकता है। तो वो जो नॉलेज है वो जुपिटर की पास्ट लाइफ की नॉलेज है। कभी कभी कोई सब्जेक्ट नेचुरली हमें बहुत इजीली आ रहा होता है और कुछ सब्जेक्ट्स हमको इतनी बार सिखाने पर भी वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी पास्ट की नॉलेज है जो जुपिटर हमें दे रहा है। पास्ट के जो कार्मास हैं, पास्ट का जो परफेक्शन है वो केतु है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन पास्ट की एक्यूमुलेटेड नॉलेज, पास्ट के एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस की नॉलेज जुपिटर है। दूसरी चीज़, जुपिटर की जो साइकिल होती है, जब वो अलग अलग जोडियाक साइंस में रहता है तो वो पूरी 12 ईयर्स की साइकिल होती है। तो एक जोडियाक साइन में जुपिटर पूरे 1 साल के लिए रहता है। तो ये एक बेसिक बात है। दूसरी चीज़, जो जुपिटर है वो मदर एंड फादर दोनों की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये चीज़ काफ़ी लोगों को यहाँ पे शॉक कर सकती है, क्योंकि हम हमेशा फादर को सन के साथ देखते हैं, मून को मदर के साथ देखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जुपिटर कौन से साइन में एग्जॉल्टेड होता है? जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है कैंसर के साइन में। जुपिटर के अंदर मदरली वाइब्स होती हैं। और जुपिटर कौन से हाउस को रूल करता है? 9th हाउस को। और 9th हाउस से हम फादर को देखते हैं, अपनी एंसेस्ट्री को देखते हैं। तो जुपिटर के अंदर दोनों फादर एंड मदर की क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं। कभी कभी इंसान के चार्ट के अंदर सन एंड मून दोनों बहुत वेल प्लेस्ड होते हैं, लेकिन स्टिल वो अपने पेरेंट्स से बहुत सैड होता है या बहुत डीप हर्ट एंड ट्रॉमा से अपने पेरेंट्स से मिलता है, और उसका जो रीज़न है कभी कभी जुपिटर बन जाता है। या कभी कभी किसी के चार्ट में सन एंड मून दोनों बहुत ज़्यादा खराब तरीके से प्लेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, लेकिन स्टिल उसका कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा होता है, और उसका रीज़न हो जाता है कि जुपिटर 10th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको पता चलेंगी जब हम आगे आगे इस सीरीज़ को प्रोसीड करेंगे। लेकिन जुपिटर के अंदर आपको मदर एंड फादर दोनों की कुछ क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं हमेशा। जो फैट है, बॉडी का फैट, वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करना जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक बहुत बेसिक ट्रेट होता है जो मुझे मेरे गुरुओं ने बहुत बार बताया हुआ है कि अगर हमको ये देखना हो कि कौन अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है और कौन अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, इर्रेस्पेक्टिव कि उनके अंदर कितनी ही नॉलेज हो, तो उसमें एक फैक्टर जुपिटर का होता है। अगर एक लौता जुपिटर किसी के भी चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो तो उसको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू काफ़ी स्ट्रांग नॉलेज एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तो कोई भी सीख सकता है, किसी के पास भी ये नॉलेज जा सकती है। हम किसी को मना नहीं कर सकते कि अगर आपका जुपिटर खराब है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ के अंदर कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है और कौन उससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ लीड कर सकता है, वो जुपिटर डिसाइड करता है। तो हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस देता हो, लेकिन अगर जुपिटर वेल प्लेस नहीं है तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मनी के फेसेट पर रहेगा, या उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फेम के फेस वैल्यू पर रहेगा, लेकिन उनका ध्यान स्पिरिचुअल साइड पे नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो वो एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर के अंदर एक बैड जो क्वालिटी है वो है शो ऑफ की। कुछ पोजीशंस होती हैं जुपिटर की और कुछ साइन प्लेसमेंट होती हैं जुपिटर की जहाँ पे वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है, इतना शो ऑफ करता है कि वो आपकी वेल्थ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जुपिटर का एक चीज़ सिखाने का तरीका होता है कि जब तक आप अपनी मटीरियलिस्टिक साइड को कम्प्लीटली लेट गो नहीं करते, आप स्पिरिचुअल साइड को अटेन नहीं कर सकते। तो कभी कभी जो जुपिटर होता है वो रीज़न होता है बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ का, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंसान को बहुत शो ऑफ ही बना देता है।
जुपिटर को सबसे ज़्यादा सात्विक ग्रह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो इंसान की ईगो को बर्न कर सकता है। सन को और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता जुपिटर के अलावा, और इसीलिए जो जुपिटर है वो सन की ईगो को कम्प्लीटली बर्न कर देता है, क्योंकि वो सन की ईगो को इतना एक्सपैंड कर देता है कि एक पॉइंट पे कोई और छोटी सी छोटी चीज़ आपके ईगो को इस कदर तोड़ सकती है कि फिर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो ये जुपिटर की एक और क्वालिटी होती है। एक और चीज़, एक और गलती जो हम बहुत बार करते हैं, हम जुपिटर को सिर्फ नॉलेज से, टीचिंग से एंड स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पैसे की नॉलेज होती है, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होती है, किस तरीके से फाइनेंसेस को हैंडल किया जाए, ये नॉलेज जुपिटर की होती है। तो जुपिटर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है। अगर आपको ये देखना हो कि आप किसी का चार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे जुपिटर बहुत स्ट्रांग है और आप उसे कह रहे हैं आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपका ध्यान पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो इंसान अंदर ही अंदर हंस रहा है कि नहीं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस में है, मनी में है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ मनी मेकिंग में है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइड है जुपिटर का। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है, जिसको हम कह सकते हैं चाणक्य नीति, तो जितने भी गुरु हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य हों, चाहे वो परशुराम हो, चाणक्य हों, ये जितने भी स्पिरिचुअल सेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर भी होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। तो अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरली आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और स्ट्रैटेजिस्ट होने का एक मतलब ये है, और ये बात आपको काफ़ी शॉकिंग लग सकती है, हम बहुत बार बोलते हैं कि जो आर्मी का सेक्टर है वो हम मार्स से देखते हैं, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि मेन आर्मी जनरल कौन है, तो वो क्वालिटी जुपिटर के अंदर है। क्यों? क्योंकि जुपिटर वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल फ्री ग्रह है। अगर जुपिटर कहीं प्रेजेंट है और अगर किसी के चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग है, आप उस इंसान के साथ 5 मिनट नहीं गुजार सकते बिना डिसिप्लिन के, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो आपको कॉन्स्टेंटली बताएगा क्या करो क्या मत करो, क्या सही है क्या गलत है। तो जुपिटर ईजी नहीं है। अगर आपने बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स को देखा हो, यहाँ तक कि अगर आपने द्रोणाचार्य को भी देखा हो, तो उन्होंने एकलव्य का जो थंब था वो मांग लिया था एज गुरु दक्षिणा। तो जो एक स्ट्रिक्ट फेस होता है जुपिटर का, वो भी प्रेजेंट है, वो स्ट्रैटेजी मेकिंग होती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग का एरिया है, ये जुपिटर का एरिया है। और अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्यों जुपिटर को बेनिफिक बोला जाता है? क्योंकि वो आपको किसी भी फील्ड में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग माइंड देगा कि वो जो नॉलेज है आप उसको स्ट्रैटेजी के रूप में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक जुपिटर का ही रूप है। दूसरी चीज़, कंट्रोल फ्रीक। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो जुपिटर होता है और जिसके चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग होता है, वो इंसान कंट्रोल फ्रीक होता है। एंड स्पेशली अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग प्लैनेट्स होते हैं उनके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर किसी के चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग है तो वो इंसान कंट्रोल फ्रीक है, नो डाउट। अब कितना ज़्यादा स्ट्रांग कंट्रोल फ्रीक होगा और क्या उसका कंट्रोल फ्रीक होना दूसरों के लिए फ़ायदे में है या नुकसान में है, ये उसके चार्ट को देख के पता चलेगा। लेकिन स्ट्रांग जुपिटर इज इक्वल टू कंट्रोल फ्रीक पर्सनैलिटी। हम कभी भी जुपिटर के साथ गुस्से को नहीं देखते, और ये एक और सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने एज अ प्लैनेट जुपिटर को देखा है, जुपिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स आती हैं, जो तूफान होते हैं। अगर आप कभी नासा की वेबसाइट पे ही जुपिटर एज अ प्लैनेट स्टडी करें तो उसके ऊपर बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली स्टॉर्म्स आते हैं, वो भी बहुत वायलेंट स्टॉर्म्स, क्योंकि वो एक गैशियस जाइंट है। और इसीलिए अगर किसी जुपिटेरियन इंसान को हमें देखना हो कि उसका एंगर किस तरीके का है, तो भी हम जुपिटर को देखते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके एंगर की क्वालिटी और उसका एक्सपेंशन दिखा सकता है कि कितना भयानक गुस्सा आपको आ सकता है। और इसके लिए परशुराम जी का जो एक तरीके से पर्सनालिटी है, वो एक बहुत करेक्ट एग्जांपल है। वो हैं एक गुरु, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो उसकी वजह से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। तो जो इंसान के चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो वो हल्की सी भी बात अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ना तो वो किसी और की बात को कामली सुन पाएगा, स्पेशली अगर उसके व्यू पॉइंट को क्रॉस किया जा रहा हो, और अगर उसकी बात को ये बताया जा रहा हो कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तो फिर वो कंप्लीट एक डिफरेंट जोन में चला जाता है और फिर वो गुस्से का जो एक स्टॉर्म है वो क्रिएट होता है। तो गुस्सा भी जुपिटर से देखा जाता है। बहुत बार ये कहा जाता है जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई है तो वो बहुत पॉजिटिव दशा होने वाली है, और मैं आपको ये चीज़ गारंटी में लिख के दे सकती हूँ कि हाँ, जुपिटर की दशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जो इंसान जुपिटर की दशा से जा रहा होता है, आप उससे पूछ के देखिए कि ये दशा कितनी पॉजिटिव है, तो वो लिटरली आपके सामने आपको बताना स्टार्ट करेगा कि ये जो जुपिटर की दशा है वो कितनी हैवी है, क्योंकि जुपिटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट ग्रह। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपनी दशा की स्टार्टिंग में इंसान का टेस्ट लेते हैं। सैटर्न का टेस्ट अलग तरीके का होता है, जुपिटर का टेस्ट होता है वो स्टार्टिंग के फेज में इंसान को कोई एक चीज़ सिखाता है, और वो उस चीज़ को उसको इतना रूडली सिखाता है कि जो बाकी के टाइम पीरियड बचे होंगे उसकी दशा के, उसमें उसको रिजल्ट मिलता है उस सारे प्रेशर का जो जुपिटर उसके ऊपर देता है।
तो जुपिटर की स्टार्टिंग का जो फेज़ है कम से कम 10-12 साल का या कभी कभी 8-9 साल का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, क्योंकि वो प्रेशर जनरेट करता है ये दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं, आपको बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन देता है। और इसलिए जो जुपिटर की दशा होती है वो कहने को पॉजिटिव होती है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट दशा होती है। उस वक्त आप हर एक चीज़ को अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करके देखते हैं कि ये काम गलत हुआ मेरी वजह से, ये काम सही हुआ मेरी वजह से, मुझे ये काम करना है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उस वक्त आसमान को टच कर रही होती हैं। और जो जुपिटर की दशा है वो 16 ईयर्स की होती है। फीमेल चार्ट में जुपिटर हस्बैंड को सिग्निफाई करता है। क्या रीज़न है इसका? बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो मार्स को भी रिलेट करते हैं हस्बैंड के साथ, वो टॉपिक में टच नहीं करूँगी, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो जुपिटर है वो हस्बैंड को सिग्निफाई करता है फीमेल चार्ट में। इसका रीज़न बेसिकली ये है, जो जुपिटर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के लिए। तो जो आगे की जनरेशन है उसका एक्सपेंशन जुपिटर से है। एंड फीमेल्स के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक विजडम और एक चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ जो इंडिकेट करता है चार्ट में वो जुपिटर है, तो नेचुरली जुपिटर हस्बैंड का सिग्निफैक्टर बन जाएगा। और दूसरा विजडम, जो एंशियंट टाइम से ही फीमेल्स हैं वो विजडम के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो इंसान इंटेलिजेंट है वो कैसे ना कैसे अपनी फैमिली का देखभाल कर लेगा, फैमिली का प्रोटेक्शन कर लेगा, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान इंटेलिजेंट है। और विजडम के लिए हम कहाँ जाएंगे? जुपिटर के पास। तो बेसिकली जो फीमेल चार्ट है उसमें जो हस्बैंड है वो जुपिटर सिग्निफाई करता है। लेकिन उसकी लाइफ में मेल्स कैसे रहेंगे? मेल्स की क्वालिटी को मार्स सिग्निफाई करता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम मार्स को स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली जो 90% क्वालिटीज़ हैं हस्बैंड की वो जुपिटर सिग्निफाई करेगा। बॉडी के अंदर जो कफ का एलिमेंट होता है, काफा, जो वो है जुपिटर। जुपिटर उसे सिग्निफाई करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर की डायरेक्शन है। जुपिटर एक मेल ग्रह है। जो तत्व है जुपिटर का वो आकाश है। जो हम सबसे बड़ा एलिमेंट होता है आकाशिक एलिमेंट, जिसके ऊपर सब कुछ हो रहा है, उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने का जो काम है वो जुपिटर का काम है। जुपिटर के एनिमीज कौन है? अब यहाँ पे अगेन आप शॉक हो सकते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी एंड वीनस। अब आपको लगेगा राहु और केतु क्यों नहीं है? ये एक बहुत शॉकिंग बात है, लेकिन जुपिटर राहु और केतु के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक वो उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। एंड राहु और केतु थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं जुपिटर के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो खराब क्वालिटीज़ हैं वो भी इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स दे जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जुपिटर सिर्फ मर्क्यूरी एंड वीनस को अपना एनिमी कंसिडर करता है। मर्क्यूरी को एनिमी कंसिडर करने का रीज़न है मून के साथ जो उसकी वाइफ का इलिसिट अफेयर एंड ऑल, वो जो स्टोरी है उसकी वजह से वो मर्क्यूरी को तो अपने से बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ रहती है मर्क्यूरी से, और उसकी नॉलेज पे भी उसको डाउट रहता है। और उसको पता है कि जो मर्क्यूरी है वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज़ सीख रहा है प्रॉफिट के लिए, तो वो अगेन उस एक चीज़ से इरिटेट रहता है। वीनस के साथ उसकी क्यों है एक एनिमी का कनेक्शन? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, कंट्रोल फ्रीक होना और अपनी नॉलेज के अगेंस्ट किसी और की नॉलेज को कंसिडर नहीं करना। तो वीनस, शुक्राचार्य खुद एक गुरु है, तो जो एक क्लैश होता है ईगो का, उसकी वजह से वहाँ पे वीनस के साथ एक एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो सिर्फ मर्क्यूरी एंड वीनस को जुपिटर अपनी तरफ से एनिमी कंसिडर करता है। जो प्लैनेट्स की एनिमी एंड फ्रेंडशिप का एलिमेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली आपको जुपिटर को और ज़्यादा समझने के लिए वो वामन अवतार की स्टोरी पढ़नी है गूगल के ऊपर, और आपको उससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी कि किस तरीके से जो वामन अवतार थे उन्होंने बाली से कुछ फिट ज़मीन मांगी, और उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा ईगो में आके कि तुम जो छोटे बच्चे हो, तुम जितनी भी ज़मीन पे कदम रखोगे मैं उतनी ज़मीन दे दूंगा। लेकिन वो एक्सपैंड हुए और उन्होंने तीनों लोगों के ऊपर अपने पैर रख दिए। तो वो जो एक स्टोरी है एक्सपेंशन की, वो ये बताएगा बेसिकली कि जुपिटर किस कदर एक्सपेंशन क्रिएट कर सकता है जिस भी एरिया में वो प्रेजेंट हो, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो आपका बॉडी फैट हो, चाहे वो आपका वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो। तो जो जुपिटर है वो लिक्विड कैश नहीं है, लिक्विड कैश वीनस है, लेकिन जुपिटर जो भी चीज़ आपके पास वैल्यूबल है, जो भी चीज़ आपके पास है, उसको एक्सपैंड कर सकता है। तो जो एक्सपेंशन का एरिया है वो जुपिटर का एरिया है। जो जुपिटर है वो 9th हाउस के साथ कनेक्टेड होता है। जुपिटर प्रिडिक्शंस को भी सिग्निफाई करता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर कभी कोई एस्ट्रोलॉजर ट्रैवलिंग करते हुए प्रिडिक्शन करे तो उसकी प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी का रेट 90% और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक ब्लेसिंग होती है जुपिटर की, और बहुत बार मैंने देखा भी है, अगर कोई इंसान ट्रैवल कर रहा हो, एस्ट्रोलॉजर ट्रैवल कर रहा हो, और तब वो कोई प्रिडिक्शन दे तो वो प्रिडिक्शन 90% ऑफ द टाइम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। और जुपिटर की एक ऐसी प्लेसमेंट होती है, और वो प्लेसमेंट कुछ इस तरीके की होती है, अगर उस चार्ट को कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो जाती है, क्योंकि ये एक जुपिटर का एक तरीके से उस चार्ट के ऊपर कर्स होता है कि इस लाइफ में आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर सही एडवाइस नहीं दे पाएगा।
और इसलिए बहुत सारे ऐसे चार्ट्स होते हैं जिनको मैं स्टडी नहीं करती, टच नहीं करती, और उसमें जुपिटर की स्पेसिफिक प्लेसमेंट होती है। और फिर मैं ये प्लेसमेंट बताती भी नहीं, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हमारा चार्ट स्टडी नहीं कर सकते या कुछ गलत प्लेसमेंट है। तो वो मैं अभी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो पैनिक एंड नेगेटिविटी क्रिएट करती है। बट हाँ, वो जो एक प्लेसमेंट है वो एक जुपिटर की प्लेसमेंट होती है जो किसी के चार्ट में प्रेजेंट है। तो चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर कितना ही स्ट्रांग हो, अगर वो कोई भी प्रिडिक्शन देगा तो वो प्रिडिक्शन फॉल फ्लैट रॉन्ग हो जाएगी, और अगर सही भी देगा तो वो सही चीज़ होगी नहीं, क्योंकि उनके चार्ट के अंदर ये इस तरीके का एक सिनेस्ट्री होगी कि आप जो भी प्रिडिक्शन देंगे वो इंसान इस लाइफ में किसी भी एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन का यूज़ कर ही नहीं पाएगा। तो वो प्रिडिक्शन भी जुपिटर के साथ ही होती है। तो वो भी एक चीज़ है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बात है जो क्लॉक के हैंड के बारे में मैंने आपको बताई थी, कि जो आर हैंड होता है वो जुपिटर रूल करता है, मिनट हैंड सन रूल करता है, सेकंड का हैंड मून रूल करता है। अब इसको कंबाइन करने का वक्त आ गया है। तो ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी क्लॉक की, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप एग्जैक्टली अपने ट्रांजिट्स को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें कि आपके चार्ट में सन, मून, जुपिटर कहाँ प्लेस हैं, तो आपको बाकी और किसी प्लैनेट को देखने की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और इस एक कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे जुपिटर अलग अलग साइंस के अंदर कैसे बिहेव करता है, क्योंकि फिर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको और ज़्यादा प्रोसीड नहीं करेंगे। तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई क्लियर देम आउट। थैंक यू।